नमस्कार साथियों, मैं अतुल भारत और आज हम आपके साथ में कक्षा 7 की भूगोल की पाठ्य पुस्तक हमारा पर्यावरण उसका पार्ट 3 आज हम पढ़ेंगे, हमारी बदलती पृथ्वी। इससे पहले हमने पर्यावरण और हमारी पृथ्वी के अंदर हमने ये पार्ट दोनों पढ़े हैं, जिसका आप जो वीडियो हमारे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है, आप चाहे तो उसको देख सकते हैं। उसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आपको हमसे जुड़ी हुई वीडियो मिल सके। तो आइए बिना समय व्यर्थ करे हम लोग शुरू करते हैं इस पार्ट को, हमारी बदलती पृथ्वी। स्थल मंडल अनेक प्लेटों में विभाजित है, जिन्हें स्थल मंडलीय प्लेट कहते हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि ये प्लेट हमेशा धीमी गति से चारों तरफ घूमती रहती है। प्रत्येक वर्ष केवल कुछ मिलीमीटर के लगभग पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा में होने वाली गति के कारण ऐसा होता है। पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ मैग्मा एक वृत्तीय रूप में घूमता रहता है, जैसा कि क्रियाकलाप में दिखाया गया है। प्लेट के इस गति के कारण पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन होता है। पृथ्वी की गति, जो पृथ्वी के अंदर गति होती है, पृथ्वी घूमती है, को उन बलों के आधार पर विभाजित किया गया है जिनके कारण ये गतियां उत्पन्न होती है। जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होते हैं उन्हें अंतर्जनित बल, एंडोजेनिक फोर्स कहते हैं, एवं जो बल पृथ्वी के सतह पर उत्पन्न होते हैं उन्हें बहिर्जनिक बल या एक्सोजेनिक फोर्स कहते हैं। चित्र 3.1 में आपको ये देखने को मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अभी हम इसको देखेंगे। तो उससे पहले अभी हमने ये देखा कि अंतर्जनित बल कभी आकस्मिक गति उत्पन्न करते हैं तो कभी धीमी गति। भूकंप एवं ज्वालामुखी जैसी आकस्मिक गति के कारण पृथ्वी की सतह पर अत्यधिक हानि होती है। जैसे आपको पता ही है कि भूकंप की वजह से कैसा होता है, ज्वालामुखी विस्फोट की वजह से कितना हानि होती है पृथ्वी की सतह पर। पृथ्वी की गतियां तो अंतर्जनिक और बहिर्जनित। ठीक है, तो आप ये दो हमें पता लग गया। अंतर्जनित जो पृथ्वी के अंदर होती है, बहिर्जनित जो पृथ्वी के ऊपर होती है, ठीक है, सतह पर होती है। तो आकस्मिक बल में भूकंप हो गया, ज्वालामुखी हो गया और भूस्खलन हो गया। और अंतर्जनित बल के अंदर पटल विरूपण बल, जिसमें पर्वत निर्माणकारी बल होता है, वो बहुत ही कम देखने को मिलता है और बहुत बड़े रूप में होता है। अब आइए हम बहिर्जनित बल को देखते हैं, जहाँ पे है अपर्दन और निक्षेपण। तो अपर्दन और निक्षेपण के अंदर नदी या बहता जल जो होता है वह होता है, जिसकी वजह से अपर्दन या निक्षेपण होता है। पवन हवा चलती है, जिसकी वजह से एक स्थान से दूसरे स्थान तक रेत उड़ के चली जाती है, या और भी बहुत सारी घटनाएं घटित होती है। समुद्री तरंग और हिमनद। ठीक है, तो अभी हमने यहाँ पे वो देखा। अभी ये क्रियाकलाप में बताया गया था कि एक रंगीन कागज की छोटी सी गोली लीजिए और इसे जल के आधे भरे बीकर में रख दीजिए, बिल्कुल इसी प्रकार से। ठीक है, और दो तिपाई और बीकर को तिपाई पर रखकर गर्म करें। जल गर्म होने पर आप देखेंगे गर्म की जल की परतों के साथ कागज की गोली भी ऊपर उठती है और ठंडे पानी की परतों के साथ एक गोली नीचे बैठती है। पृथ्वी के अंदर स्थित पिघला हुआ मैग्मा भी इस प्रकार गति करता है। स्थल मंडलीय प्लेट भूपर्पटी में अनेक बड़ी एवं कुछ छोटी कठोर असमान आकार की प्लेट होती हैं, जिन पर महाद्वीप एवं महासागर की सतह टिकी हैं। तो आपको पता लग गई कि स्थल मंडलीय ये प्लेटें हैं, जहाँ पर अनेक बड़ी और कुछ छोटी कठोर असमान आकार की प्लेटें होती हैं। महाद्वीप और महासागर की सतह इस पर टिकी हुई होती है। आइए हम आगे शुरू करते हैं। ज्वालामुखी भूपर्पटी पर खुला एक ऐसा छिद्र होता है जिससे पिघला हुआ पदार्थ अचानक निकलते हैं। ठीक है, 3.2 में आप ये देख सकते हैं। ठीक है, और जो पिघला पदार्थ जो होता है ये मैग्मा होता है। ठीक है, आपको याद रखना है ये चीज। जैसा, ठीक है, गैसें व राख, ठीक है, क्रेटर, निकास, वेंट जिसे कहते हैं, लावा, देखिए आप लावा निकलते हुए आप यहाँ देख सकते हैं। परपटी, मेंटल, आपको भूमि के अंदर पता ही है किस प्रकार से भूमि के अंदर परतें बिछी हुई हैं, और मैग्मा, कोस्ट इत्यादि। ठीक है, तो अभी आपने देखा यहाँ पे कि एंडो एक्सो प्लस जेनिक, एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक, यहाँ पे शब्द की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है। ठीक है, इसी प्रकार स्थल मंडलीय प्लेटों
की गति करने पर पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है। यह कंपन पृथ्वी के चारों ओर गति कर सकता है। इस कंपन को भूकंप कहते हैं। चित्र 3.3 में भूपर्पटी के नीचे वह स्थान जहाँ कंपन आरंभ होता है उद्गम केंद्र कहलाता है। आपने देखा होगा आजकल बहुत न्यूज़ में आता है कि रोहतक के पास वो भूकंप का उद्गम केंद्र है, या पाकिस्तान के पास है, या अफगानिस्तान के पास है, दिल्ली के पास है, या बहुत सारी जगहों में आजकल भारत में दिल्ली में बहुत ज़्यादा भूकंप आ रहा है। तो ये आपको न्यूज़ में सुनने को मिलता होगा। अधिकेंद्र से कंपन बाहर की ओर तरंगों के रूप में गमन करती है। ठीक है, मतलब बाहर की ओर बहती है। ठीक है, और अधिकेंद्र के निकटतम भाग में सर्वाधिक हानि होती है एवं अधिकेंद्र से दूरी बढ़ने के साथ भूकंप की तीव्रता धीरे धीरे कम होती जाती है। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्रियाकलाप दिया गया है। एक बर्तन ले, उसे जल से भरकर ढक्कन से बंद कर दें तथा जल गर्म करने के लिए रख दें। अब कुछ मटर, चम्मच और मोती ढक्कन के ऊपर रख दें। आप क्या देखते हैं, जैसे ही जल में उबाल आता है ढक्कन भी हिलने लगता है। जो वस्तुएं आपके ढक्कन के ऊपर रखी हैं उनमें कंपन होने लगता है, दाने नीचे जाते हैं और चम्मच के कंपन से ध्वनि उत्पन्न होती है। इसी भांति जब भूकंप आता है तो पृथ्वी के कंपन उत्पन्न होने लगता है। क्या आप जानते हैं भूकंपीय तरंगे 3 प्रकार की होती है? पी तरंगे, जिसे अनुदैर्घ्य तरंगे कहते हैं हिंदी में, एस तरंगे, अनुप्रस्थ तरंगे और एल तरंगे अथवा पृष्ठीय तरंगे। इन तरंगों के गुणधर्म विश्वकोश से ज्ञात करने का प्रयास कीजिए। तो आइए हम यहाँ पे वापस आ जाते हैं। ठीक है, तो अभी आप यहाँ पे एक चित्र देख सकते हैं। ठीक है, कि उद्गम केंद्र कहाँ है और उद्गम केंद्र से किस प्रकार से ये उत्पन्न होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे अधिकेंद्र है बिल्कुल मध्य में, और प्लेट सीमा है, और भूकंपी तरंगे सभी दिशाओं में बाहर की ओर निकलती हुई यहाँ पे आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है, इस प्रकार से ये चलता है। उद्गम केंद्र वह स्थान है जहाँ भूकंप उत्पन्न होता है, भूकंपीय ऊर्जा का उद्गम केंद्र कहलाता है। अच्छा, आप मुझे बताइए कि सबसे ज्यादा कंपन कहाँ पे होता है? ठीक है, ये अभी मैंने बताया था आपको, वीडियो के डिस्क्रिप्शन इनबॉक्स में लिखना है, बताना है। यद्यपि भूकंप की भविष्यवाणी संभव नहीं है, लेकिन यदि हम पहले से तैयार हो तो इसके प्रभाव को निश्चित रूप से कम किया जा सकता है। स्थानीय लोग कुछ सामान्य तरीकों से भूकंप की संभावना का अनुमान लगाते हैं, जैसे जानवरों के व्यवहार का अध्ययन, तालाब में मछलियों की उत्तेजना, सांपों का धरातल पर आना। भूकंप एक वस्तु स्थिति अध्ययन है। ठीक है, भुज में भूकंप के झटके 26 जनवरी 2001 को भुज शहर में रिक्टर स्केल पर 6.9 की तीव्रता वाला भीषण भूकंप। स्कूल सर्वाधिक प्रभावित, स्कूल की इमारतें गिरने से कम 971 छात्रों एवं 31 शिक्षकों की मौत की आशंका है। 3. भुज में निराशाजनक राहत, भूकंप के 3 दिन बाद भी हर व्यक्ति तक भोजन, कंबल, दवाएं आदि न पहुंचने के कारण हालात चिंताजनक। भुज की तबाही, फोन लाइनें, जल पाइपलाइनें, विद्युत स्टेशन एवं संचार लाइनें सब भी अवरोधित हो गए। 5वां, शहर में आग, चारकोल एवं अंगीठियां के पलटने के कारण अनेक स्थानों पर आग लग गई। भूकंप प्रभावित क्षेत्र में आपातकाल की घोषणा, राष्ट्रपति ने आपातकालीन स्थिति की घोषणा की। मुख्यमंत्री की केंद्र से अपील, गुजरात सरकार ने इस संकट का सामना करने के लिए केंद्र से वित्तीय सहायता मांगी। तो आपने यहाँ पे भूकंप की अध्ययन देखा, ये भुज में जो भूकंप आया था, देखिए उसका ये एक तरीके से खबर है कि क्या घटा था और कैसे कैसे वहाँ हुआ था। और एक बहुत चिंताजनक और बहुत ही एक ऐसी घटना थी जिसने पूरे देश को हताहत कर दिया था। ये बहुत साल पहले की बात है, जब आप मेरे ख्याल से पैदा भी नहीं हुए होंगे। 2001 में 26 जनवरी को आपको पता है गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, उसी समय की ये बात है। तो बहुत गंभीर भूकंप आया था, बहुत भीषण भूकंप आया था। भूकंप का मापन, क्या आप जानते हैं भूकंप का मापन एक यंत्र से किया जाता है। ठीक है, जिसे सिस्मोमीटर कहते हैं। तो अभी जिसे भूकंप लेखी कहते हैं, हिंदी में भूकंप लेखी कहते हैं। ठीक है, और भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर मापी जाती है। जैसे भूकंप की तीव्रता 2.0 अथवा उससे कम होती है, उसका प्रभाव नहीं के बराबर होता है। जिस भूकंप की तीव्रता 5.0 होती है वह या उससे अधिक होती है, वस्तु गिरने से क्षति पहुंच सकता है।
जिस भूकंप की तीव्रता 6.0 अथवा उससे अधिक होती है वह बहुत शक्तिशाली, और जिसकी तीव्रता 7.0 अथवा अधिक होती है वह सर्वाधिक शक्तिशाली समझा जाता है। ठीक है, यहाँ पे भूकंप लेखी आप देख सकते हैं। इस तरीके से जब कंपन होता है तो पता लग जाता है और यहाँ पे एक ड्रॉ बन जाता है। तो क्रियाकलाप: भूकंप के पश्चात समाचार पत्रों के मुख्य समाचारों के रूप में दिया गया भूकंप एक वस्तु स्थिति अध्ययन पढ़े, इस घटना को क्रमानुसार श्रेणीबद्ध करें। कल्पना करें कि यदि स्कूल समय के बीच में अचानक भूकंप आ जाए तो आप अपनी सुरक्षा के लिए क्या करेंगे। आपको पता है मॉक ड्रिल कराई जाती है स्कूल में, और आप कोशिश करेंगे झट से मैदान में जाके फटाफट मैदान में जाने का प्रयास करेंगे बिना धक्का मुक्की के। और अगर नहीं जा पा रहे हैं तो आपको घुटने के बल बैठ जाना है। आपको पता है मॉक ड्रिल आपको स्कूल में कराई जाती है ना, वही आपको याद रखना है। भूकंप से बचाव की तैयारी देखिए। भूकंप के दौरान कहाँ आश्रय ले? सुरक्षित स्थान: रसोई के काउंटर या मेज के नीचे, दीवार के अंदरूनी कोने में, इनसे दूर रहें, आग वाले स्थान से दूर रहें, चिमनी के आसपास तथा टूट सकने वाली खिड़कियों, दर्पण एवं तस्वीर फ्रेम से पहले से तैयार रहे। अपने दोस्तों एवं पारिवारिक सदस्यों के बीच जागरूकता फैलाएं एवं आपदा का सामना विश्वास से करें। ठीक है, तो अभी आपने यहाँ पे देखा। ठीक है, मुख्य स्थलाकृतियां: अपक्षय एवं अपर्दन नामक दो प्रक्रमों द्वारा दृश्य भूमि लगातार विघटित होती रहती है। पृथ्वी की सतह पर शैलों के टूटने से अपक्षय की क्रिया होती है। भूदृश्य पर जल, पवन एवं हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को अपर्दन कहते हैं। वायु, जल आदि अपर्दित पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं, फलस्वरूप एक स्थान पर निक्षेपित करते हैं। अपर्दन एवं निक्षेपण से ये प्रक्रम पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न स्थल आकृतियों का निर्माण करते हैं। नदी के कार्य: नदी के जल से दृश्य भूमि का अपर्दन होता है। आप जैसे देख रहे हैं, जब नदी किसी खड़े ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर शैल या खड़े ढाल वाली घाटी में गिरती है तो यह जलप्रपात बनाती है। ठीक है, कठोर शैल जल की शक्ति द्वारा काटे गए मृदु शैल। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, थोड़े से हम आगे आ गए, कोई बात नहीं। क्या आप जानते हैं विश्व में हजारों छोटे छोटे जलप्रपात हैं? सबसे बड़ा जलप्रपात दक्षिण अमेरिका के वेनेजुएला का एंजेल जलप्रपात है। ठीक है, दक्षिण अमेरिका आपको पता है ये एक महाद्वीप है, उसके अंदर एक वेनेजुएला एक देश है, वहाँ पे एंजेल जलप्रपात है। अन्य जलप्रपात उत्तरी अमेरिका में कनाडा तथा संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर स्थित नियाग्रा जलप्रपात है, और अफ्रीका में जाम्बिया एवं जिम्बाब्वे की सीमा पर स्थित विक्टोरिया जलप्रपात है। ठीक है, तो ये तो आपको याद रखना ही है। 3 सबसे बड़े हैं, एंजेल जलप्रपात वेनेजुएला, और कभी आ जाता है कि नायग्रा जलप्रपात कहाँ पे है, नियाग्रा या नाइग्रा। ठीक है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। ओके, तो देखिए यहाँ पे नाइग्रा जलप्रपात की फोटो है। जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है। नदी के इन्हीं बड़े मोड़ को विसर्प कहते हैं। जैसे सांप चलता है ना, ऐसे आपको विसर्प याद रखना, सर्प। इसके बाद विसर्प के किनारों पर लगातार अपर्दन एवं निक्षेपण शुरू हो जाता है। विसर्प लूप के सिरे निकट आते जाते हैं। समय के साथ विसर्प लूप नदी से कट जाते हैं और एक अलग झील बनाते हैं, जिसे चाप झील भी कहते हैं। तो कभी कभी नदी अपने तटों से बाहर बहने लगती है, फलस्वरूप निकटवर्ती क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। बाढ़ के कारण नदी के तटों के निकटवर्ती क्षेत्रों में महीन मिट्टी एवं अन्य पदार्थों का निक्षेपण करती है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा कि अपर्दन काटना होता है और निक्षेपण जो होता है वो छोड़ना होता है। ठीक है, तो जब अन्य पदार्थों का निक्षेपण करती है, ऐसी मिट्टी एवं पदार्थों को अवसाद कहते हैं। इससे समतल उपजाऊ बाढ़कृत मैदान का निर्माण होता है। नदी के उत्थित तटों को तटबंध कहते हैं। समुद्र तक पहुंचते पहुंचते नदी का प्रभाव धीमा हो जाता है तथा नदी अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है। देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए तटबंध ये है। ठीक है, विसर्प जो नदी बना रही है, ठीक है, बाढ़ का मैदान है, और ये चाप झीलें जहाँ पे पानी छोड़ देती है। ठीक है, जिनको वितरिका कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्या है,
कि समुद्र तक पहुंचते पहुंचते नदी का प्रवाह धीमा हो जाता है, नदी अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है, जिनको वितरिका कहा जाता है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, मुख्य नदी और वितरिका छोटी छोटी अलग अलग धाराओं में बह जाती है। यह नदी इतनी धीमी हो जाती है कि अपने साथ लाए मलबे का निक्षेपण करने लग जाते हैं। जो लेके आती है मृदा, मिट्टी, अच्छी रेत, सब कुछ छोड़ने लग जाती है, निक्षेपण करने लग जाती है, मलबे का निक्षेपण करने लगती है। प्रत्येक वितरिका अपने मुहाने पर निर्माण करती है। सभी मुहानों के अवसादों के संग्रह से डेल्टा का निर्माण होता है। आपको बताना है कि सबसे बड़ा भारत का डेल्टा कौन सा है, कौन सी नदी बनाती है। ठीक है, विश्व की कुछ नदियों के नाम ढूंढो जो डेल्टा का निर्माण करती है। यहाँ पे कुछ आओ करके सीखेंगे। हमारे देश की सबसे बड़ी नदी है ना, वो सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। ठीक है, तो आपको ये बताना है कौन सी नदी है। समुद्री तरंग के कार्य, समुद्री तरंग के अपरदन एवं निक्षेपण तटीय स्थलाकृतियां बनाते हैं। समुद्री तरंगें लगातार शैलों से टकराती रहती हैं, जिससे दरार विकसित होती है। समय के साथ ये बड़ी और चौड़ी होती जाती है। इनको समुद्री गुफा कहते हैं। इन गुफाओं के बड़े होते जाने पर इनमें केवल छत ही बसती है, जिससे तटीय मेहराब बनते हैं। लगातार अपरदन छत को भी तोड़ देता है और केवल दीवारें बसती हैं। दीवार जैसी इन आकृतियों को स्टैक कहते हैं। समुद्री जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर उठे हुए ऊंचे शैलीय तटों को समुद्र भृगु कहते हैं। समुद्री तरंगे किनारों पर अवसाद जमा कर समुद्री पुलिन का निर्माण करती है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये स्टैक हैं जो केवल बच जाते हैं। तटीय मेहराब हैं जो एक गुफा की तरह होते हैं, जो थोड़ा एक जगह बना देते हैं, और ये समुद्री गुफा है। ठीक है, हिमनद के कार्य। अब आ गए हम बर्फ में, ठंडी ठंडी बर्फ में। ठीक है, आपको याद रखना है हमने क्या क्या पढ़ा है। आप वीडियो को पॉज करके आराम से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये उन छात्रों के लिए भी है जिनके पास किताबें नहीं हैं या अभी नहीं मिली है, तो वो यूट्यूब पे भी हमारे इन चैनलों को देख सकते हैं। ठीक है, हिमनद अथवा हिमानी बर्फ की नदियां होती हैं। हिमनद अपने नीचे की कठोर चट्टानों से गिलाशमी मिट्टी और पत्थरों को अपरदित कर देती है और गिलाशमी मिट्टी एवं पत्थरों से भूदृश्य का अपरदन करती है। हिमनद गहरे गर्तों का निर्माण करते हैं। पर्वतीय क्षेत्र में बर्फ पिघलने से उन गर्तों में जल भर जाता है और वे सुंदर झील बन जाते हैं। हिमनद के द्वारा लाए गए पदार्थ जैसे छोटे बड़े शैल, रेत एवं तलछट मिट्टी निक्षेपित होती है। ये निक्षेप हिमनद हिमोड़ का निर्माण करते हैं। ठीक है, जलोढ़ मैदान में जलोढ़ और ये हिमनद हिमोड़। ठीक है, आपको याद रखना है। पवन के कार्य। क्या आपने कभी रेगिस्तान देखा है? बालू टिब्बे के कुछ चित्र एकत्र करने का प्रयास कीजिए इस प्रकार से। ठीक है, रेगिस्तान में पवन अपरदन एवं निक्षेपण का प्रमुख कारक है। रेगिस्तान में आप छत्रक के आकार के शैल देख सकते हैं, जिन्हें सामान्य छत्रक शैल कहते हैं। पवन शैल के ऊपरी भाग की अपेक्षा निचले भाग को आसानी से काटती है। ठीक है, ऊपर की जगह नीचे को ज्यादा काटती है हवा, इसलिए ऐसी शैल के आधार संकीर्ण एवं शीर्ष विस्तृत होते हैं। पवन चलने पर यह अपने साथ रेत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाती है। जब पवन का बहाव रुकता है तो यह रेत गिरकर छोटी पहाड़ी बनाती है। इनको बालू टिब्बा कहते हैं। चित्र 3.10 में आप ये देख सकते हैं। ठीक है, जब बालू कण महीन एवं हल्के होते हैं तो वायु उनको उठाकर अत्यधिक दूर ले जा सकती है। जब ये बालू कण विस्तृत क्षेत्र में निक्षेपित हो जाते हैं तो इसे लोएस कहते हैं। चीन में विशाल लोएस निक्षेप पाए जाते हैं। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे आपने देखा कि हमारा यहाँ पे पाठ समाप्त हो गया है और अभ्यास प्रश्न आ गए हैं। हम इन अभ्यास प्रश्नों को दूसरे वीडियो में लेके आएंगे ताकि आप उनको अच्छे से नोट कर सकें। हम ऐसे लेके आएंगे कि वो लिखे हुए होंगे, हमारी वीडियो स्क्रीन पर चल रहे होंगे और आप उसको अच्छे से नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, उससे पहले आपको ये वीडियो देख लेनी है, अच्छे से बार बार देख लेनी है। कोई भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम प्रयास करेंगे कि आपको उसका उत्तर दे सकें। घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और पढ़ते रहिए। सब लोगों की बात मानते रहिए, एक अच्छे छात्र विद्यार्थी बनिए। उसके बाद में एक आप अच्छे नागरिक बनेंगे और इस देश के भविष्य में अपना योगदान देंगे। तो मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और जल्दी दूसरी वीडियो के साथ हम मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।